Okay, hello students. तो हम लोगों ने नेक्स्ट प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो था वो कंप्लीट कर लिया था। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ उसके बाद में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, कौन सा, यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप लोग, यूकैरियोटिक सेल। तो वैसे ही यूकैरियोटिक का मीनिंग क्या होता है? यू मीन्स क्या? एडवांस, एंड कैरियन इज इक्वल टू न्यूक्लियस। यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होगा एडवांस न्यूक्लियस। अब ये एडवांस न्यूक्लियस का क्या मीनिंग होता है? जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्चुअली प्रेजेंट होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो यूकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगा। क्लियर? अब ये वाला जो टॉपिक है ये काफी बड़ा, मतलब लेंदी तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ काफी डिटेल के अंदर इसको टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो इसमें मैं आपको एक समरी पढ़ा देती हूँ कि ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी कैसे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स है। तो प्लांट्स कैसे होते हैं? प्लांट्स होंगे कौन से? यूकैरियोट्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा कौन सा? प्रो यूकैरियोट्स के अंदर प्लांट्स हो गए। और प्लांट्स के अंदर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? एल्गी भी। तो एल्गी भी अगेन क्या होता है? प्लांट्स ही होते हैं ना। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट एनिमल्स जो होते हैं जितने भी, वो सारे कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स। एंड जो फंजाई होती है तो वो भी कैसा होता है? यूकैरियोट्स। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि यूकैरियोट्स कौन कौन से होते हैं। बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सारे बेटा यूकैरियोट्स ही होते हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या? सेल वॉल के बारे में। फिर सेल वॉल के बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या? सेल मेम्ब्रेन के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे हमें सेल मेम्ब्रेन का एंटायर कॉम्पोजिशन पढ़ना है, एंटायर स्ट्रक्चर पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थर्ड, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होती है ऑर्गेनेलीज। और जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स के बारे में, तो यूकैरियोट्स के अंदर यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन लेस दोनों टाइप की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होगी। बिकॉज मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज क्या होती है? एब्सेंट होती है। बट यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड एंड मेम्ब्रेन लेस दोनों ही आपको ऑर्गेनेली मिलेगी यहाँ पे। जैसे इसमें एग्जांपल आता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया? नाउ इसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे डीएनए के बारे में, मीन्स न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिंपल सा टॉपिक। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे क्या? सेल वॉल के बारे में। तो अगर मैं बात करूं, क्या एनिमल्स के अंदर सेल वॉल होती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो सेल वॉल आपको कहां मिलेगी? सेल वॉल कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है? तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कौन सा? सेल वॉल। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेल वॉल के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फंजाई के बारे में, और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। क्लियर? तो बताइए, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसका बना होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा था कि बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, जिसको हम लोग और बोलते हैं म्यूरिन। पेप्टिडोग्लाइकेन, या फिर इसको सिंपली बोला जा सकता है क्या? म्यूरिन। और अगर मैं फंगस की बात करूं तो इसको याद रखिएगा कि फंगस जो होता है उसका सेल वॉल बना होता है काइटिन का। इसको चिटिन नहीं बोलना है, दिस इज नॉट चिटिन, दिस इज काइटिन। कभी देखा है आप लोगों ने? बिल्कुल हाँ, आपने कॉकरोच देखा होगा घर में, या कोई भी इंसेक्ट देखा होगा। तो उस इंसेक्ट के एक सबसे बाहर आपको नहीं लगता है कि एक हार्ड सी कवरिंग होती है? एग्जैक्टली, वो कवरिंग भी किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ऐसा हम बायोमोलिक्यूल में फिर पढ़ेंगे। तो वही काइटिन से फंगस का सेल वॉल भी बनता है। और बेसिकली काइटिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है।
पढ़ाऊंगी मैं आपको। और यहाँ पे प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल बनी होती है यहाँ पे सेल्यूलोज की, और सेल्यूलोज के जैसा ही एक और कार्बोहाइड्रेट होता है दैट इज हेमीसेल्यूलोज। इसके अंदर एक और चीज होती है पैक्टीन, पीईसी है, एक होता है पैक्टीन, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। और कभी कभी इसके अंदर आपको लिग्निन एंड सुबेरिन भी मिल सकता है। मैंने बोला है मे बी प्रेजेंट, तो ये भी मे बी प्रेजेंट, मिल सकता है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि प्लांट के अंदर मेनली तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको यहां से हटा देती हूं, इसकी नीड नहीं है यहाँ पे। बस फिलहाल आप लोग इतना ध्यान रखना कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर जो मेन कॉम्पोजिशन होता है वो क्या होता है यहाँ पे, सेल्यूलोज। क्या आप लोगों ने कभी सेल्यूलोज को देखा है? बिल्कुल हाँ, हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं ना, ठीक है। तो कॉटन जो होता है रुई, जिससे हम पूजा वूजा करते हैं, तो बेसिकली उसके अंदर 90% क्या होता है, सेल्यूलोज। तो आप लोगों ने कॉटन की फॉर्म में क्या देख रखा है, आपने सेल्यूलोज ऑलरेडी देख रखा है, क्लियर। तो ये क्लियर हो गया। नाउ अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेल वॉल के बारे में। तो बेसिकली सेल वॉल जो है मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाली हूँ प्लांट सेल वॉल के बारे में, ठीक है। बिकॉज बैक्टीरिया हमने कंप्लीट कर लिया, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल के अंदर। यहाँ पे हम मेनली कंसर्न है किसके लिए, प्लांट सेल वॉल के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्या, प्लांट सेल वॉल। तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास ये प्लांट की सेल है और ये अगेन एक और प्लांट सेल है, ये मैंने एक और डिफरेंट प्लांट सेल बना दिया। तो मैं एक चीज सोचो कि जब हम लोग घर बनाते हैं तो घर बनाने वक्त हम ब्रिक का यूज करते हैं ना, ईंटे और पत्थर का यूज करते हैं। सोचो कि अगर मैं ईंटों के बीच में अगर सीमेंट नहीं लगाऊं तो क्या होगा, आप जैसे दीवार को धक्का दोगे तो दीवार टूट जाएगी। तो एग्जैक्टली सेम चीज हम भी किसके बने होते, सेल्स के बने होते, प्लांट्स भी किसके बने होते, सेल्स के बने होते। तो नाउ अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन सेल्स को हमें किसी ग्लू के थ्रू चिपकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्लू नहीं यूज किया है, यहाँ पे इन दोनों सेल वॉल के बीच में यहाँ पे एज ए सीमेंटिंग मटेरियल यूज होता है क्या, पैक्टीन। ये क्या होता है, दिस इज मिडल लेमिला। मिडल मीन्स क्या होता है, मिडल मीन्स मिडल एंड लेमिला मीन्स लेयर, मिडल लेमिला। सो बेसिकली ये आपको एक सेल वॉल दिख रहा है और ये एक और सेल वॉल दिख रहा है। तो दो सेल वॉल के बीच में ये जो लेयर फॉर्म हो रही है, इस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, मिडल लेमिला। बेसिकली इस मिडल लेमिला के अंदर केमिकल प्रेजेंट होता है पैक्टीन, एंड पी से पैक्टीन एंड पी से प्लांट सीमेंट। कॉपी के टॉप पे लिख लीजिए, पी से पैक्टीन, PECTIN, पैक्टीन, एंड पैक्टीन इज इक्वल टू प्लांट सीमेंट। और हमारी सेल्स को, एनिमल सेल्स को चिपकाने में हेल्प करेगा कौन, एनिमल सीमेंट, एंड दैट इज हाइलुरोनिक एसिड। बाद में पढ़ेंगे। तो अभी आप सिर्फ याद रखना कि प्लांट सीमेंट क्या होता है, पैक्टीन होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब सपोज करो कि मैंने ये एक सेल बनाई है और इस तरफ मैंने इसका सेल वॉल बना दिया है, और नाउ ये एक सेल हो गई इधर सेल 1 और इधर हो जाएगा सेल 2, और ये इनकी मैंने बना दी सेल वॉल। अब इस सेल वॉल को बीच में यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए क्या प्रेजेंट होगा,
तो आप लोग बोलोगे यहाँ पे प्रेजेंट होता है मिडिल लेमिला। और अभी हम लोगों ने बोला था कि ये मिडिल लेमिला किसका बना होता है? इस मिडिल, लेमिला मीन्स लेयर, मिडिल मीन्स मिडल, तो दो सेल वॉल के बीच में यहाँ पे जो लेयर फॉर्म हो रही है इसको मैं क्या बोलूंगी? मिडिल लेमिला। और बेसिकली ध्यान रखना कि ये मिडिल लेमिला बना होता है पैक्टीन का। बट ये जो पैक्टीन होता है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है, वो या तो कैल्शियम के साथ अटैच होता है या मैग्नीशियम के साथ अटैच्ड होता है। मैं अभी इसका डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है? तो या तो कैल्शियम के साथ अटैच्ड होगा या मैग्नीशियम के साथ अटैच्ड होगा। तो इस फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होगा कैल्शियम पैक्टेट के फॉर्म में, या फिर अदरवाइज ये प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम पैक्टेट के फॉर्म में। तो मिडिल लेमिला किसका बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट, या फिर प्रेजेंट होता है क्या? मैग्नीशियम पैक्टेट। बट इनमें ज्यादा अमाउंट किसका होता है? कैल्शियम पैक्टेट का, ठीक है? तो प्लांट को भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, प्लांट भी सॉइल में से खूब सारे मिनरल्स को अब्सॉर्ब करता है। तो उसमें से आपको एक चीज समझ आ गया कि कैल्शियम का एक्चुअली क्या रोल है। तो कैल्शियम यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट करेगा? सीमेंट, है ना, मिडिल लेमिला का फॉर्मेशन करेगा। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं कि हमारे पास जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स हमारे पास टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं अनराइपेंड फ्रूट, जो अभी तक पके हुए नहीं है, खैर इतना तो पता ही होगा, अनराइपेंड। एंड सेकंड होता है हमारे पास राइपेंड फ्रूट। एंड राइपेंड फ्रूट मतलब जो पूरी तरीके से पक चुके हैं। तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? दोनों में डिफरेंस दिखता है कि अनराइपेंड जो फ्रूट होते हैं वो हार्ड होते हैं, और जो राइपेंड जो फ्रूट होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, है ना? तो नाउ क्वेश्चन ये है कि वो सॉफ्टनिंग क्यों हो गई? सो बेसिकली होता क्या है कि जब फ्रूट्स का राइपनिंग होता है तो सेल्स के बीच में ये जो सीमेंट है, इस सीमेंट को अगर मैं रिमूव कर दूं तो सेल्स के बीच में क्या होगा? वो लूजली पैक्ड हो जाएगी, तो उनको आसानी से अलग किया जा सकता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि राइपनिंग के दौरान ये जो मिडिल लेमिला होती है वो डिसॉल्व होने लगती है। तो मिडिल लेमिला के डिसॉल्व होने की वजह से ML मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला के डिसॉल्व होने की वजह से, ये मिडिल लेमिला डिसॉल्व होने की वजह से जो सेल्स होती है वो एक दूसरे से दूर दूर होने लगती है। सो दैट्स व्हाई वहां पे फ्रूट का क्या हो जाएगा? राइपनिंग हो जाएगा। अब बायोलॉजी के अंदर सारे रिएक्शंस ही कंट्रोल्ड होते हैं एंजाइम से। तो नाउ अब क्वेश्चन ये है कि इस मिडिल लेमिला को डिसॉल्व कौन करेगा? तो देखो मिडिल लेमिला किसका बना होता है? पैक्टीन का बना होता है। तो पैक्टीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या हो जाएगा? दिस इज पैक्टिनेज। पैक्टीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम क्या हो गया? पैक्टिनेज। तो पैक्टिनेज एंजाइम बेसिकली पैक्टीन को मीन्स मिडिल लेमिला को क्या करता है? डिसॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से फ्रूट्स जो है वो राइपनिंग के टाइम कैसे हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं। सिंपल। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे सेल वॉल के बारे में, ठीक है? अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, अब ये हमारे पास दो सेल है एंड दो सेल के बीच में एक रिजर्व वॉल होती है, ठीक? एक बार EIPMT में क्वेश्चन भी आया था कि मान लीजिए कि एक सेल के अंदर अगर वायरस का इंफेक्शन हो जाता है तो क्या वो दूसरी सेल के अंदर माइग्रेट कर पाएगा? मतलब अदर सेल्स के अंदर, नेबरिंग सेल्स के अंदर वो इंफेक्शन कर पाएगा क्या? जबकि हम लोग पढ़ते हैं कि प्लांट की सेल के ऊपर एक रिजिड वॉल होती है, तो क्या वो स्प्रेड होगा क्या? डेफिनेटली। अगर मान लो कि हमारे घर के अंदर या कहीं पे भी दो रूम होते हैं, तो क्या आप एक रूम से दूसरे रूम में जा सकते हो क्या? जबकि बीच में एक रिजिड वॉल होती है, स्टिल हम लोग मूव कर सकते हैं, क्योंकि दो कमरों के बीच में हमेशा होती है क्या? दरवाजे और खिड़की। तो दरवाजे खिड़की से हम क्रॉस करके क्या होते हैं? जाते हैं, नहीं जाते? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे प्लांट के अंदर भी, यहाँ पे दो सेल्स के बीच में यहाँ पे कनेक्टिविटी बनाने का काम होता है किसका? प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये जो ग्रीन कलर बना रही हूं ना, दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है? तो इसका डायग्राम में अब यहां समझाती हूँ आपको। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। अब नाउ तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हमें पढ़ाना तो सेल वॉल था, आप ये मिडिल लेमिला प्लाज्मोडेस्माटा क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि बेटा ये स्ट्रक्चर सेल वॉल से रिलेटेड है।
सो दैट्स वाई सेल वॉल के साथ ही पढ़ाऊंगी ना, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा की बात करें तो प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली होती क्या है, ये सेल वॉल है, ठीक है। तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। शायद आप लोगों ने क्लास 9th में भी सुना ही होगा, क्लास 9th में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER के बारे में सुना होगा। तो अगर ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे पाइपलाइन बना रही हूँ, ट्यूब ना, ये ट्यूबल्स मैंने फॉर्म कर दिए। तो ये ट्यूबल्स बनाए किसने, बेसिकली ये बना रहा है यहाँ पे बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको फॉर्म कर रहा है। ये कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाई दे रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? अगर हमने क्लास 9th में बस सुना होगा कि रफ मींस रफ होता है ना, बिकॉज उसके ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं एंड राइबोसोम अटैच होने की वजह से उसके सरफेस का अपीयरेंस ग्रेन्यूल्स लाइक होता है, दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट फिलहाल मैंने यहाँ पे इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी राइबोसोम फॉर्म नहीं की है, सो दैट्स व्हाई इसका सरफेस जो होता है वो आपको स्मूथ दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि इधर वाली सेल का रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस वाली सेल की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में एक कनेक्शन बना रहा है, जिसकी वजह से इधर का साइटोप्लाज्म इधर आराम से मूव कर सकता है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, एक्चुअली मैं ये आपको आगे जाके पढ़ाऊंगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 3 चीजों से बना होता है, एक उसमें वैसिकल्स होते हैं मीन्स बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक ट्यूब्यूल्स होते हैं ट्यूब पाइपलाइन होती है, और एक उसमें पर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। तो इन तीनों में से कौन सा स्ट्रक्चर, ट्यूबुल वाला स्ट्रक्चर। तो इनके जो ट्यूबुल्स होते हैं वो जो पतली पतली पाइपलाइन होती है वो यहाँ पे इस तरीके से अरेंज हो जाती है, और ये अरेंज होकर क्या फॉर्म कर रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा फॉर्म कर रहा है। तो इन ट्यूबुल्स को अब हम क्या बोलेंगे, इनको बोला जाएगा डेस्मोट्यूबुल्स। तो ये जो ग्रीन कलर है, दिस ग्रीन कलर इज डेस्मोट्यूबुल्स। तो ये डेस्मोट्यूबुल्स किसके हैं, तो आप लोग बोलोगे कि ये कहां से आए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए, और ये डेस्मोट्यूबुल्स मिलके क्या बना रहे, फाइनली प्लाज्मो मीन्स साइटोप्लाज्म। तो ये एक साइटोप्लाज्मिक जो कनेक्शन बन रहा है, डेस्मेटा मीन्स डोर लाइक स्ट्रक्चर। तो 2 रूम के बीच में ये एक डोर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। तो प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होता है, दिस इज स्टेबलाइज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फॉर्म कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि 2 प्लांट की जो सेल्स होती है वो और प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से स्टैब्लिश करती है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। सो फाइनली जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना कि 2 प्लांट की सेल के बीच में एक रिजिड वॉल होती है, बट स्टिल वायरस जो होता है वो एक सेल से दूसरी सेल में माइग्रेट कर सकता है ना, और वो नेबरिंग टिश्यू में इंफेक्शन स्प्रेड हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो सेल्स आपस में कनेक्टेड होती है, और वो कनेक्टेड किसकी वजह से होती है, प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से होती है। तो अगर मान लीजिए एक प्लांट सेल के अंदर अगर वायरस का इंफेक्शन हो गया तो वो प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करते हुए इधर आ जाएगा, और फिर आगे प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करते हुए आगे मूव कर जाएगा। तो ये कहानी थी किसके बारे में, प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में, ठीक। अब पढ़ते हैं यहाँ पे सेल वॉल के बारे में। तो बेटा जब हम घरों के अंदर दीवारें जब बनाते हैं, सबसे बाहर वाली दीवार, तो हम लोग कभी भी ईंटों का एक रॉ नहीं बनाते, हमें ईंटों की कम से कम 2-3 लेयर्स बनाते हैं, उसमें 2 या 3 लेयर्स होती है। जितनी ज्यादा लेयर्स होगी तो वॉल उतनी थिक होगी, जितनी वॉल थिक होगी तो उतना ही ज्यादा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक्चुअली सेल वॉल का बेसिकली काम क्या होता है, तो सेल वॉल डेड होती है और इसका मेनली काम होता है क्या, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये डेड होती है, रिजिड होती है, एंड इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन करना होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे सेम वैसा ही हम लोग बोलेंगे कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो भी एक्चुअली बहुत सारी सब लेयर्स होती है, उसमें बहुत सारी नहीं, 2 लेयर होती है। तो पहला वाला जो लेयर होता है इसको बोला जाता है प्राइमरी वॉल, और दूसरा जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रही हूं दिस इज सेकेंडरी वॉल। पर जब आप ध्यान से सेकेंडरी वॉल को देखोगे तो मैं सेकेंडरी वॉल के अंदर भी कितनी लेयर्स बनाई है, 1 2 एंड 3 लेयर्स बनाई है। तो दिस वन इज सेकेंडरी वॉल। अब एक काम करते हैं, इनके बीच में हम लोग लिखते हैं डिफरेंस। तो आपको क्या डिफरेंस दिखाई दिया कि प्राइमरी वॉल के अंदर सिंगल लेयर होता है, तो ये सिंगल लेयर होगा, बट इसके अंदर टोटल कितनी होती है, 3 सब लेयर्स होती है, और इन 3 सब लेयर्स को हम लोग नाम देते हैं S1, S2 एंड S3, जिसका डायग्राम मैं यहां पे बना के आपको बताती हूं। दिख रहा है? जो एक्चुअली मुझे बताओ, प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है सेल्यूलोज का, ठीक है। तो ये जो मैं ब्लू कलर बना रही हूं ना, दिस वन इज सेल्यूलोज। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि इसके अंदर सेल्यूलोज का अरेंजमेंट कैसा है, इस तरीके से अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। बट नेक्स्ट S2 के अंदर आपको इसका अरेंजमेंट कैसा दिखाई दे रहा है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट थर्ड वाली लेयर के अंदर आपको अरेंजमेंट कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड जो सब लेयर होती है उसमें सेल्यूलोज का ओरिएंटेशन ऑपोजिट होता है। अगर एक में इस तरह से, तो सेकंड में इस तरीके से होगा, और थर्ड में वापस इस तरीके से होगा। तो ये लेयर कौन सी होगी, S1, S2, और ये वाला लेयर हो जाएगा कौन सा, S3। और ये पूरा लेयर जो फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी वॉल, ठीक है। तो देखो प्राइमरी वॉल के अंदर सिर्फ कितना होता है, एक लेयर होता है, बट सेकेंडरी वॉल के अंदर आपको 3 सब लेयर्स मिलेगी, S1, S2 और S3, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी वॉल कैसा होना चाहिए, प्राइमरी वॉल जो है वो थिन वॉल्ड होना चाहिए, बट सेकेंडरी वॉल कंपेरेटिवली प्राइमरी कैसा होगा, ये होगा क्या, थिक वॉल्ड। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी सेल्स नई नई बनती है, जस्ट प्लांट के अंदर सेल डिवीजन खत्म हुआ और 2 न्यू सेल्स फॉर्म हुई है, बिल्कुल नन्ही सी प्यारी सी जब सेल बनती है, तो जस्ट जो फॉर्म होती है उस सेल के अंदर आपको मिलेगी प्राइमरी वॉल। बट जब सेल पूरी तरीके से मेच्योर हो जाती है, तो आफ्टर मैच्योरेशन कंप्लीशन के टाइम उसमें प्राइमरी वॉल तो डिमिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और उसकी जगह फिर बनेगी क्या, सेकेंडरी वॉल। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एट अ टाइम सेल के अंदर या तो प्राइमरी वॉल होगा या फिर प्रेजेंट होगा क्या, सेकेंडरी वॉल। दोनों वॉल एट अ टाइम सेम टाइम नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये कहां पे मिलेगा, इन यंग सेल के अंदर जो जस्ट अभी न्यू फॉर्म हुई है, और ये कहां पे प्रेजेंट होगा, इन मैच्योर सेल्स के अंदर। तो आप लोग ध्यान रखना इस पॉइंट को। क्या बोला था मैंने कि एट ए टाइम दोनों में से कोई एक ही लेयर प्रेजेंट होगा। तो जब सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है तो प्राइमरी वॉल क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर सेल्यूलोज का कंटेंट आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, और इसके अंदर सेल्यूलोज का कंटेंट आपको, उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पे नो डाउट बेटा सिंगल लेयर है और इसमें 3 लेयर्स है, तो सेल्यूलोज का कंटेंट ज्यादा कहां पे मिलेगा, यहाँ पे सेल्यूलोज का कंटेंट आपको सेकेंडरी वॉल के अंदर ज्यादा मिलेगा। अब इसके नेक्स्ट डिफरेंस, ऑब्वियसली नीचे जगह है नहीं तो मैं ऊपर ही लिखूंगी ना, तो अब बाकी के डिफरेंस मैं यहां लिख रही हूं। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या लिखेंगे कि यहां पे सेल्यूलोज फाइबर का ओरिएंटेशन आपको कैसा मिलेगा, ओपोजिट देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग एक और डिफरेंस लिखें, यहां पे प्राइमरी जो वॉल होती है ये थिन होती है, ये पूरा ही प्राइमरी वॉल है, और इसके अंदर सेल्यूलोज फाइबर देखना, ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि
कि इसमें सेल्यूलोज के फाइबर कैसे है, शॉर्ट है, वेवी है, बट यहाँ पे सेल्यूलोज की फाइबर लॉन्ग है एंड स्ट्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस, सेल्यूलोज फाइबर, सेल्यूलोज फाइबर कैसे मिलेंगे, शॉर्ट एंड वेवी मिलेंगे, बट यहां पे आपको क्या मिलेंगे, सेल्यूलोज फाइबर लॉन्ग एंड स्ट्रेट आपको दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं पैक्टिन के बारे में। नो डाउट ये पैक्टिन मैंने जस्ट आपको अभी मिडिल लेविला में पढ़ाया था ना, एग्जैक्टली ये पैक्टिन सेल वॉल के अंदर भी होता है। अब क्यों होता है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर सेल्यूलोज का कंटेंट अगर कम है तो यहाँ पे पैक्टिन का कंटेंट क्या होगा, पैक्टिन का कंटेंट यहाँ पे ज्यादा होगा, और यहाँ पे सेल्यूलोज का कंटेंट अगर ज्यादा है तो इसके अंदर पैक्टिन का कंटेंट क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पी से पैक्टिन और पी से होता है पानी। तो पैक्टिन के पास एक प्रॉपर्टी होती है क्या, वाटर को ट्रैप करने की। तो इसका मतलब अगर इसके पास पैक्टिन ज्यादा है तो ये ज्यादा वाटर होल्ड कर सकता है, और जो चीजें ज्यादा वाटर होल्ड करती है तो वो कैसे दिखाई देगी आपको, वो आपको इलास्टिक मिलेगी, फ्लेक्सिबल मिलेगी। बट जो चीजें सूखी होती है, जैसे इसके अंदर सेल्यूलोज ज्यादा है तो इसमें पैक्टिन कम होगा, और पैक्टिन कम होने की वजह से ये कम पानी को ऑब्जॉर्ब करेगा। सो दैट्स व्हाई सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल की कंपैरेटिवली रिजिड मिलेगी। ठीक है, पक्का। तो ये इतने डिफरेंस आप लोग यहां पे लिख लेना। तो पहला डिफरेंस, ये सेकेंड डिफरेंस, दिस वन इज थर्ड डिफरेंस, एंड दिस वन इज फोर्थ डिफरेंस। एंड यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो इरेगुलर अरेंजमेंट, मतलब कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता इसका, क्योंकि वेरी अरेंजमेंट है। सिक्स्थ, सेवेंथ डिफरेंस, और ये वाला हो जाएगा कौन सा, एट्थ डिफरेंस। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये जो सेल वॉल दिखाई दे रही है ना, इसके अंदर हम चलते हैं कि अभी हमने बोला था ना कि ये सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन इनका बना होता है, तो वो कैसे बना होता है। अब इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सेल वॉल को हम लोग और जूम इन करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या, अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसका, सेल वॉल का। तो देखो यहाँ पे सेल वॉल के अंदर टोटल हम लोग तीन चीजें पढ़ने वाले। एक यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, मैट्रिक्स, एक प्रेजेंट होगा यहाँ पे मैट्रिक्स, और दूसरा इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, सेल्यूलोजिक फाइबर, सेल्यूलोजिक फाइबर, एंड थर्ड एक अलग इसके अंदर मिलेगा क्या, डिपोजिशन। पहले मैं आपको डिपोजिशन के बारे में पढ़ा देती हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप लोग घास के ऊपर चलते हो और घर में आप एक काम करो, धनिया जो कोरिएंडर होता है, धनिया को रख के उसके ऊपर चलो और फिर घास के ऊपर चलो, तो आपको क्या डिफरेंस समझ आएगा कि धनिया की तो पूरी चटनी बन जाती है, बट घास के ऊपर आप कितना भी हैवी वेट रख दो उसको कुछ नहीं होता है। तो डेफिनेटली उसके प्लांट की सेल वॉल के अंदर कुछ तो इतना ज्यादा रिजिड चीज होगी जो उसकी सेल वॉल को क्या करती है, और ज्यादा रिजिड बनाती है, एंड दैट इज सिलिका। सिलिका या फिर हम बोलेंगे पत्थर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि डिपोजिशन प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, तो मे बी प्रेजेंट, कोई जरूरी नहीं है कि इस तरह का डिपोजिशन आपको एडिशनल अलग से मिले ही मिले हमेशा। तो जैसे सिलिका, तो सेल वॉल के अंदर सिलिका का डिपोजिशन होता है, एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पे ग्रासेस। और इसके अलावा जब मैं आपको प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगी तब मैं एक इक्विसेटम के बारे में बात करूंगी, तो उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है। इसके अलावा होता है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, एंड कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग जानते हो, चूना है ना, जिससे हम घर भी बनाते हैं, तो सफेद कलर का होता है, जिसमें पानी डालने पर वो बुलबुले उठते हैं। कोई पता नहीं, शायद आपने नहीं सुना होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो भी जस्ट लाइक स्टोन, काफी स्ट्रॉन्ग
मतलब रिजिड होता है। तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, इन कारा। और ये जस्ट याद रख लेना क्योंकि प्लांट किंगडम में वैसे भी हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कारा होता क्या है, दिस इज ग्रीन एल्गी। तो याद रखना कि बेसिकली ग्रीन एल्गी, कारा की सेल वॉल के अंदर आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो जस्ट लाइक स्टोन की तरह होता है। सो दैट्स वाई कारा को हम लोग और बोलते हैं स्टोन वर्ड। तो कारा का एक और एडिशनल नाम होता है क्या, स्टोन वर्ड। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, उसके अलावा आपको कभी कभी यहाँ पे डिपोजिशन जो है वो लिग्निन का भी दिखाई दे सकता है। एंड लिग्निन अगेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। जैसे आप लोगों ने कभी क्लास 9th में जाइलम के बारे में सुना होगा, और जाइलम के अंदर आप लोगों ने कभी ट्रैकिड्स और वैसल्स सुने होंगे, ट्रैकिड्स एंड वैसल्स। तो इनके अंदर आपको क्या मिलेगा, लिग्निन देखने को मिलेगा। आई नो बेटा, अभी आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ चल रहा है तो ये सारी चीजें आपको मतलब बहुत अजीब सी लग रही होंगी, बट एक बार जब बायोलॉजी शुरू हो जाएगी तो क्लास 11th की एंड तक जाते जाते इन चीजों का फिर बहुत ज्यादा रिपीटेशन शुरू हो जाता है। और यही रीजन है कि ये सारी चीजें मुझे इसलिए याद है क्योंकि आगे जाके बायोलॉजी में फिर रिपीटेशन शुरू होता है। तो शुरू के 2-3 चैप्टर तक तो लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ नया नया चल रहा है, पर बाद में सब रिपीट होगा। ठीक है, तो ये होता है लिग्निन, जो जाइलम के अंदर मिलेगा, ट्रैकिड्स और वैसल्स की सेल वॉल के अंदर। और इसके अलावा एग्जांपल बताती हूँ मैं क्यूटीन के बारे में। एंड क्यूटीन एक वैक्सी सब्सटेंस होता है। अब ऑब्वियसली जब वैक्स है तो वैक्स होने की वजह से ये वाटर लॉस को रोकेगा। और शायद यही रीजन होता है बेटा कि जब हम लोग भी स्किन ड्राई होती है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मॉइस्चराइजर वैक्सीन लगाते हैं ना, तो क्या होता है, वो वैक्सी सब्सटेंस होता है जो हमारी स्किन में से वाटर मॉइस्चर को उड़ने नहीं देता है। तो हमारी स्किन क्या रहती है, मॉइस्ट रहती है, ड्राई नहीं होती है। तो ऐसा ही कुछ भगवान ने जो लीफ होती है उस लीफ के बाहर यहाँ पे एक क्यूटीन की कवरिंग बना रखी है, जो बेसिकली काम क्या होता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। तो जैसे मान लो कि हमारे पास लीफ है, तो इस लीफ के ऊपर ये क्यूटीन का जो कवरिंग होता है इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। एंड ये क्यूटिकल एक्चुअली करती क्या है, प्लांट के अंदर वाटर लॉस को डिक्रीज कर देती है। तो उसकी वजह से बेसिकली प्लांट का वाटर क्या होगा, सेव हो जाता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। प्लांट के अंदर लीफ के थ्रू होने वाला जो वाटर लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। सो बेसिकली क्यूटीन जो होता है वो ट्रांसपिरेशन को क्या करता है, कम करता है। ठीक, अगर मैं बोलूं कि जो प्लांट डेजर्ट प्लांट होंगे, डेजर्ट में रहते हैं, तो वहां पे वाटर को और ज्यादा कंजर्व करना है, तो वाटर लॉस को और कम करना है, वाटर लॉस को कम करना है। सो दैट्स व्हाई उसके अंदर क्यूटिकल आपको क्या मिलेगा, थिक मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, डिपोजिशन प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि ये प्रेजेंट होगा ही होगा। अब इसके बाद में आज का लास्ट टॉपिक बेटा, ये जो मैं बना रही हूं ना, ये है माइक्रोफाइब्रिल। और ये माइक्रोफाइब्रिल किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं सेल्यूलोज के। तो ये होते हैं माइक्रोफाइब्रिल, जो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूं। और बेसिकली ये वाले सेल्यूलोजिक फाइबर है। तो दिस इज माइक्रोफाइब्रिल। माइक्रो मीन्स बहुत ही स्मॉल एंड फाइब्रिल मीन्स फाइबर। तो माइक्रोस्कोपिक फाइबर होते हैं माइक्रोफाइब्रिल, जो किसके बने होते हैं, दिस इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये भी क्या है, माइक्रोफाइबर। ये भी क्या है, माइक्रोफाइब्रिल, जो किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज के बने होते हैं। ठीक है, अब इनको करना क्या है, हमें ज्वाइन करना है ना, तो इनकी ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है पैक्टिन। एक सेकंड, इनकी ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, पैक्टिन। यस, हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा था कि पैक्टिन मिडल लेमिला में तो होता ही है, प्लस यहाँ पे पैक्टिन आपको सेल वॉल के अंदर भी मिलता है। तो सेल वॉल के अंदर यहाँ पे जो सेल्यूलोज के जो फाइबर्स होते हैं, इनको क्रॉस ब्रिज करने के लिए, इनकी लिंकिंग को बढ़ाने के लिए यहाँ पे माइक्रोफाइब्रिल भी होगा, जो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कैसा,
ब्लू कलर से। तो आपको ये ब्लू कलर दिख रहा है, तो इसमें ये क्या है, दिस इज पैक्टिन। तो ये ब्लू कलर क्या हो जाएगा, पैक्टिन। अब हमने पढ़ा था कि जो पैक्टिन होता है उसके साथ एसोसिएटेड होता है कैल्शियम। तो ये जो मैं ग्रीन कलर बना रही हूं ना, ये ग्रीन कलर क्या है, दिस वन इज कैल्शियम। तो एक्चुअली यहाँ पे पैक्टिन के कितने फाइबर होते हैं, पैक्टिन के 2 फाइबर है, और इन दोनों फाइबर को होल्ड करने के लिए, चिपकाने के लिए यहाँ पे यूज होता है क्या, कैल्शियम। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि यहाँ पे सेल्यूलोज के जो फाइबर है उनको चिपकाने के लिए मतलब ग्लू। सो दैट्स व्हाई हम लोग प्लांट को, पैक्टिन को और बोलते हैं प्लांट ग्लू, या फिर बोलते हैं इसको प्लांट सीमेंट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मैं रेड कलर बना रही हूं, दिस वन इज हेमीसेल्यूलोज। ये भी बेटा एक कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर आपको वीडियो नहीं समझ आए कोई बात नहीं, आप इसको वापस देख लेना। तो इस तरीके से ये एक और कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हेमीसेल्यूलोज। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ये बेटा सारे ही कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, तो बेसिकली हेमीसेल्यूलोज एक्चुअली अटैच होता है किसके साथ, ये अटैच होता है प्रोटीन के साथ, सॉरी पैक्टिन के साथ। और हेमीसेल्यूलोज को पैक्टिन के साथ अटैच करवाने का काम किसका है, तो ये जो मैं ब्लैक डॉट बना रही हूं ना, दिस ब्लैक डॉट इज प्रोटीन। ये ब्लैक डॉट क्या होगा, ये ब्लैक डॉट होता है यहाँ पे प्रोटीन। चलो एक काम करते हैं, वापस बनाते हैं डायग्राम, वापस डायग्राम बना। तो सबसे पहले देखो, ये हमने क्या बनाया था यहाँ पे, ये हमने बनाया था यहाँ पे सेल्यूलोजिक फाइबर। ठीक है, और ये जो मैं ब्लू कलर बना रही हूं, ये क्या होता है, पैक्टिन, जिसके मैंने 2 फिलामेंट बनाए। और यहाँ पे पैक्टिन को आपस में ज्वाइन करने के लिए क्या जरूरत होगा, कैल्शियम की जरूरत होगी। और फिर पैक्टिन को यहाँ पे सेल्यूलोज के साथ चिपकाने का काम किसका होता है, ये काम होता है हेमीसेल्यूलोज का। तो यहाँ पे सेल्यूलोज के ऊपर इस तरीके से ये हेमीसेल्यूलोज चिपका होता है, दिस वन इज हेमीसेल्यूलोज। और पैक्टिन को और हेमीसेल्यूलोज को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे होता है क्या, प्रोटीन। तो ये ब्लैक जो मैंने डॉट बनाया ना, दिस वन इज प्रोटीन। तो फाइनली अब देखो क्या करना है, आपको सेल्यूलोज को पैक्टिन के साथ ज्वाइन करना है। तो क्या किया मैंने, सेल्यूलोज के साथ ज्वाइन किया हेमीसेल्यूलोज को, हेमीसेल्यूलोज को मैंने जोड़ा है पैक्टिन से और प्रोटीन से, एंड प्रोटीन को फिर फाइनली मैंने जोड़ दिया पैक्टिन से। तो वापस देखो, पैक्टिन को हम जोड़ेंगे प्रोटीन के साथ, फिर प्रोटीन को अटैच करेंगे हेमीसेल्यूलोज के साथ, एंड हेमीसेल्यूलोज को हम अटैच करेंगे सेल्यूलोजिक फाइबर के साथ। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली यहाँ पे पैक्टिन और यहाँ पे हेमीसेल्यूलोज क्या हो गए, आपस में जुड़ चुके हैं। तो इस तरह से बहुत ज्यादा क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स मतलब रिजल्ट स्ट्रक्चर बन जाता है, क्रॉस लिंकिंग हो जाती है बेसिकली। तो यहाँ पे ये क्या होता है, सेल्यूलोजिक फाइबर होते हैं, जिनको बोला जाता है माइक्रोफाइब्रिल। तो माइक्रोफाइब्रिल किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं सेल्यूलोज के। तो ये सेल्यूलोजिक फाइबर होते हैं, जो सेल वॉल का सबसे मेन कंपोनेंट है। तो ये क्या होते हैं, इसका मेन कंपोनेंट हो गया। बट इसके अलावा हम टर्म यूज करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का टेक्निकली मतलब होता है गैप फिलिंग सब्सटेंस। तो ये जो माइक्रोफाइब्रिल है, इस माइक्रोफाइब्रिल के बीच में गैप कौन फिल कर रहा है, तो यहाँ पे गैप फिलिंग सब्सटेंस, गैप फिलिंग सब्सटेंस। तो ये गैप फिलिंग सब्सटेंस क्या होंगी, तो एक मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे होगा पैक्टिन, दूसरा होगा इसमें हेमीसेल्यूलोज, एंड तीसरा होगा यहाँ पे क्या, हेमीसेल्यूलोज। और इसके अलावा इसमें हो सकता है प्रोटीन, एंड पैक्टिन अगर है तो ऑफ कोर्स इसमें वाटर भी होगा, एंड बाकी हो जाएगी एक्सेट्रा चीजें।
तो ये सारी चीजें मिलके यहाँ पे क्या कर रहा है, इनके बीच में गैप फिलिंग कर रहा है। तो दैट्स वाई इसको बोला जाता है क्या, मैट्रिक्स। तो फाइनली ये हमारी सेल वॉल का पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। तो देखो ऑनलाइन क्लासेस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो देखा जाता है वो क्या है, जहां नहीं समझ आया वीडियो की स्पीड बढ़ाओ, वीडियो वापस देख लो। तो कम से कम इस वीडियो को अगर 2-3 बार देखू ना तो सारी चीजें अपने आप दिमाग में चिपक सी जाती है। तो आपको मतलब हो सकता है कि वापस रिवाइज करने की नीड भी नहीं है। तो ऑनलाइन क्लासेस के बेटा एडवांटेज मुझे लगता है बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि वो वाकई में उन एडवांटेज का फायदा मतलब बेनिफिट उठा सकता है या नहीं उठा सकता है, ठीक है। चलो फिर आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है ओनली एक टॉपिक, कौन सा, सेल वॉल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्या, सेल मेमोरी। देखो जस्ट अभी आप लोग 10th से 11th में आए हो, तो अभी आपका लेवल 11th क्लास का नहीं है। तो मैं शुरू में आपको धीरे धीरे सिलेबस में की स्पीड बढ़ाते जाऊंगी, ठीक है। बट तब तक आप लोग क्लास 11 के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाना, एक्लिमेटाइज हो जाना, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही टॉपिक है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।